तो हेलो स्टूडेंट, मैं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। तो आज हम जो है चैप्टर नंबर 12 साइंस का पढ़ने वाले हैं, क्लास 10th का। ठीक है, तो बहुत टाइम से वीडियो नहीं डल पाई थी किसी रीज़न से, तो आज ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज ही मैं इस वीडियो को मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12। तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ओवरव्यू दूंगा इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि वीडियो मुझे लंबी नहीं करनी है और बाकी के जो टॉपिक वाइज होंगे पार्ट्स बना के हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मैं आज इस पूरे चैप्टर को पूरे चैप्टर में आपको मैं बता दूंगा कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आपको इसमें पढ़ना है बेटा करंट। तो इसमें करंट क्या होता है, तो देखो जनरली हम पढ़ते हुए आए हैं, 8वीं क्लास में भी हमने पढ़ा था कि करंट क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ करंट क्या होती है कि फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अगर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, अभी बात नहीं कर रहे हम डायरेक्शन की, ठीक है, बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों का बहाव को ही हम क्या बोलते हैं, करंट या इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज इसमें आ जाती है, आप जो है करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, करंट की जो एसआई यूनिट होती है बेटा वो होती है आपकी क्या, एम्पियर। क्लियर हो गई? ठीक है, इसमें जो पहला फॉर्मूला हमारे पास दे रखा है दैट इज आई बराबर में क्यू अपॉन में टी। क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई करंट को आप कैसे डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी सर्किट है मेरे पास, उसमें अगर जो है करंट फ्लो हो रहा है तो हम उसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो हम डिफाइन करेंगे कि Q उसमें क्या है, नेट चार्ज। क्या है बेटा, नेट चार्ज। और T क्या है यहाँ पर, टाइम। तो कहने का मतलब ये हुआ, लेट से मैंने जो है एक सर्किट बना लिया, ठीक है, और मैंने आपसे कह दिया कि जो है करंट फ्लो कर रहा है प्लस से माइनस की तरफ, तो इस तरह से करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, पर ये कितने समय में हो रहा है, मतलब Q क्या है यहाँ पर, नेट चार्ज। चार्ज पॉजिटिव निगेटिव, अभी वो बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे जब मैं डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पर जो करंट है वो क्या है, पूरे सर्किट में क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो वो क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी कि भाई नेट चार्ज को कितने समय में ले जाया जा रहा है पूरे सर्किट के अंदर। ठीक है, तो I बराबर में क्या हो जाएगा, Q अपॉन में T। और चार्ज होता है हमारे पास दैट इज डिनोटेड बाय द Q, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज C, कूलाम। ठीक है, और टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज सेकंड। क्लियर हो गई? तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर में Q मतलब C अपॉन में सेकंड। ठीक है, और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, C एस इनवर्स, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्पियर बोलते हैं। क्लियर हो गई? ये वाली बात अच्छे से समझ में आ गई, करंट अच्छे से समझ में आ गया, उसका क्या फॉर्मूला था। ठीक है, डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगला जो आपका टॉपिक है वो है डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो डिफरेंस आ गया है, तो डिफरेंस हमेशा दो चीजों के बीच में होता है, हमेशा याद रखना। तो यहां पर क्या है, हम दो पॉइंटों के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल V से। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा, कोई बताएगा यहाँ पर जितने बैठे हैं, V इक्वल्स टू, बहुत बढ़िया बेटा, W अपॉन में Q। सॉरी, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि सर्किट के अंदर, ठीक है, मुझे चार्ज ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के लिए। ठीक है, तो V बराबर में क्या हो गया, W अपॉन में Q। अच्छा W क्या है यहाँ पर, वर्क डन है, तो वर्क डन की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज जूल, और यहाँ पर Q है, Q की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, C, कूलाम। तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम। ठीक है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, V लिख सकते हो। V वोल्टेज को आप डिनोट कर रहे हो V से। ठीक है, और इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होगी बेटा, V होगी। ये वाली बात समझ में आ गई अच्छे से? तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल की मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो बस आप अभी ये समझें कि बेसिक ओवरव्यू क्या है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है कि जो भी सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, I के। क्लियर हो गई? अब एक बात ये बताओ मुझे, I बह रहा है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई रुकावट आ रही होगी, ऐसा तो नहीं है कि क्या नाम है बस वो बहे जा रहा है। अब वो रेजिस्टिविटी,
ठीक है, मैं भी बताता हूं कि रेजिस्टिविटी क्या है या रेजिस्टेंस क्या है। तो उसे करंट को, अगर करंट फ्लो कर रहा है किसी भी सर्किट के अंदर, तो उसे रोकने वाली एक चीज पैदा हो गई है, ठीक है, और उसका नाम क्या हो जाता है, आर। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आर जुड़ जाएगा और आई आर, तो V बराबर में क्या हो जाता है, आई आर, ठीक है। और यहां पर आर क्या है, आर है रुकावट या प्रतिरोध या रेजिस्टेंस, और इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है बेटा, ओम होती है। क्लियर हो गई ये वाली बात, अच्छे से समझ में आ गया। तो V क्या हो जाएगा, एम्पियर, I की एम्पियर हो गई और इसकी क्या हो गई, ओम। क्लियर है। तो यहां पर वोल्टेज भी, जो यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो वोल्टेज आया है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, उसकी भी SI यूनिट क्या होगी बेटा, V होगी। तो इसकी SI यूनिट भी क्या हो जाएगी, V हो जाएगी। तो ओम्स का नियम ये कहता है। अगला जो टॉपिक है कि जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, क्या है, रेजिस्टेंस है। तो इससे अगर मैं यहाँ इस वाले से मैं अगर फॉर्मूला निकालता हूँ R का, तो क्या निकल जाएगा, देखो R बराबर में V अपॉन में I, ठीक है, क्लियर हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के। कहने का मतलब इस एक्सप्रेशन को आप बहुत अच्छे से समझो, क्या कहना चाहता है ये एक्सप्रेशन, ये कहना चाहता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा। मैं एक एग्जांपल जैसे अपने बच्चों को बताता हूं कि मान लो एक सड़क है, ठीक है, रोड है, उस पर रोड पे मान लो 4 कारें हैं और वो रोड जो है बहुत ज्यादा चौड़ी है, तो आराम से तुम लोग निकल सकते हो, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस कम है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि रोड बहुत ज्यादा पतली है, ठीक है, तो क्या होगा, कार पास पास में आ जाएंगी तो तुम्हें निकलने में दिक्कत होगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है, तो तुम नहीं निकल पा रहे हो। तो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो जो है करंट घटता है, अगर करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटती है, ठीक है ना, यही था। अच्छा, तो अब देखो क्या था कि रेजिस्टेंस की हमने SI यूनिट की बात करी, क्या होती है बेटा, ओम होती है। क्लियर है। लेकिन एक क्वेश्चन आपका ये आता है कि ऑन व्हाट फैक्टर द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर जो रेजिस्टेंस है हमारी वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो पहला फैक्टर होता है बेटा लेंथ। क्या होता है, लेंथ। देखो जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की, या ऐसे समझ लो सड़क जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ज्यादा गाड़ियां आती चली जाएंगी, है ना। ऐसे ही जितनी लंबी हमारा जो वायर होगा उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो लेंथ के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर हो गई। तो जो R है वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के। दिस इज क्लियर और नॉट, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है वो क्या है, एरिया। एरिया क्या होगा वो समझे आप। एरिया से यहां पर क्या बात चल रही है, देखो बेटा वायर, लेट सपोज ये है, ये वायर है, अगर मैं इसकी बात करूं यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो यहां पर आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा। तो अगर ये ज्यादा है, मतलब ये बहुत बड़ा है, बेटा पेन देना एक बार। मान लो ये एक ये वायर है और एक ये वायर है, ठीक है। यहां पर भी छोटा सा सर्कल बन रहा है, यहां पर भी छोटा सा सर्कल बन रहा है। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैं इसमें पानी डालता हूं, ठीक है, तो यहां से ज्यादा पानी निकलेगा और इस वाले से कम पानी निकलेगा। आ रही है बात समझ में, क्यों निकलेगा, क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, और इसका क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो ऐसे ही यहां पर होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो क्या नाम है, रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। मतलब रोड अगर ज्यादा चौड़ा होगा तो वहां पर गाड़ियां कम होंगी, लेकिन अगर रोड कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, है ना। तो इसका जो रिलेशन होता है दैट इज R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्लियर हो गई। मतलब एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रही है, और रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो एरिया घट रहा है। तो अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया था, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है बेटा रो, L अपॉन में A। अब नई चिड़िया आ गई है यहाँ पर रो, तो रो क्या होती है वो समझ लें। रो होती है बेटा रजिस्टिविटी। क्या होती है, रजिस्टिविटी, हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। तो रजिस्टिविटी की जो SI यूनिट होती है बेटा, वो हम चेक कर लेते हैं क्या होती है। वैसे होती है ओम मीटर, लेकिन कैसे आई है वो भी मैं आपको बतला देता हूं कि ये आई कैसे है। तो यहां पर आप क्या करो, इस वाले फॉर्मूले से जो है रो का फॉर्मूला निकाल लो। कैसे निकालोगे, R A नीचे है, डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R इंटू में A बराबर में क्या हो जाएगा, रो बचा, और रो इसके मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। दिस इज क्लियर और नॉट। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या थी बेटा, ओम थी, ठीक है। और एरिया, एरिया कभी भी करते हो आप तो मीटर स्क्वायर में आता है या सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो इसकी हम अगर हम लेंथ जो है मीटर में ले रहे हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। और लेंथ क्या है, मीटर में है तो मीटर ले ली हमने, मीटर से मीटर कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ
रो की जो ऐसा यूनिट बची दैट इज ओम मीटर। ये वाली बात आप लोगों को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई। अगर नहीं आई है तो मुझे बता दो अभी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, ओम्स का नियम समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और, जब पेपर हुआ करते थे, अब तो पेपर नहीं होते, ठीक है, बोर्ड के, लेकिन जब पहले पेपर हुआ करते तो इनका ग्राफ भी पूछा जाता था कि भाई V और I का जो ग्राफ है वो किस तरह से होता है। तो अगर मान लो इधर पोटेंशियल डिफरेंस है और इधर I है, तो इनका जो ग्राफ आता है वो आता है बेटा इस तरह से। क्यों? क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ओम के नियम के अनुसार, ठीक है। जितना V बढ़ेगा उतना ही I बढ़ेगा। आप चेक कर सकते हो, देखो बेटा, अगर मैं ऊपर जाता हूं तो बढ़ रही है ना, तो अगर ये बढ़ा तो चलो देख लेते हैं, I बढ़ा क्या? I यहां से यहां बढ़ गया ना, तो I भी बढ़ रहा है और V भी बढ़ रहा है, तो ये इसका ग्राफ होता है। तो अगर ग्राफ पूछा जाए आपसे तो इस तरह से ग्राफ होगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा, आप अपना जो नया टॉपिक है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस किस तरह से लगे हुए होते हैं? दो प्रकार से हमारे रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। पहला है हमारे पास सीरीज कनेक्शन, ठीक है, और एक है हमारे पास क्या बेटा? पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। इनके ना छोटे छोटे से 250 ग्राम के इनके डेरिवेशन है बेटा, वो मैं आपको जब वीडियो में समझाऊंगा, गहराई में जब वीडियो समझाऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। पर अभी आप सिर्फ फॉर्मूला समझ लो। RS का जो फॉर्मूला होता है दैट इज R1 प्लस में R2, और जितनी भी उसमें रेजिस्टेंस दे रखी है हमारे सर्किट में, ठीक है। बात करूं मैं अगर RP बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल दैट इज 1/R1 प्लस में 1/R2 और दैट इज 1/R3, ठीक है, डेट। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है ये, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये हमें फॉर्मूले मिल गए। फिर आपसे पूछ लिया जाता है, एक नया टॉपिक है हीट के, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं? देखो बेटा, जहां पर करंट फ्लो हो रहा है तो क्या वहां पर हीट भी निकल रही है, ठीक है। तो ये चीज आई है, हीटिंग जो चीज आई है वो आई है बेटा पावर से। तो P का फॉर्मूला होता है P = VI। क्लियर है? अगर मैं इधर P = VI में इधर T से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर मैं T से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कि पावर कितने समय में काम कर रही है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें बेटा? हमारे हीट में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? VIT। क्लियर है? अब VI को हम कैसे लिख सकते हैं? V का फॉर्मूला क्या होता है ओम के नियम से? IR और IT साथ के साथ चल रहा है, तो I गुणा में I क्या हो जाएगा? I² और RT। ये वाली बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई अच्छे से? क्या हुआ? हाँ ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? 1/RP हो जाता है क्योंकि पैरेलल में है, ठीक है। तो ये आ गया, क्या आ गया बेटा? हीट का फॉर्मूला आ गया। क्लियर हो गई वाली बात? ठीक है। अब ऐसे ही जो है आपके पास होती है पावर, तो पावर तो ये होती है P = VI, ठीक है। अब देखो P में V को चेंज कर लो, दैट इज IR और ये I बचा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? I²R। आ गई बात समझ में? अच्छा, अगर ओम्स के नियम के अनुसार V = IR होता है, तो इससे अगर मैं I की वैल्यू निकालता हूं तो क्या हो जाएगी? V/R। लेकिन यहां पर मेरे पास I² है, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा? अगर यहां पर स्क्वायर कर दूं मैं तो इनका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? V² और R², और एक R ये पहले से ही है, एक R से R कट गया, तो यहां पर क्या बचा? V²/R। अब आप कहोगे कि इतने फॉर्मूले लिखने की जरूरत क्या पड़ गई? बेटा, जब आपसे न्यूमेरिकल में जो भी चीज पूछी जाएगी, जब वोल्टेज और करंट पूछा जाएगा तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, जब आपसे रेजिस्टेंस दे रखा होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ऐसे ही हीट का केस है, ठीक है। तो हीट में भी आपको जो है इस तरह से फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है? अब एक चीज मैं और आपको बता दूं, 9th क्लास का टॉपिक है ये कि 1 kWh का मतलब यहां पर क्या होता है। देख लो, 1 किलोवाट में बेटा पावर की, अच्छा पावर की जो ऐसा यूनिट होती है दैट इज वॉट, ठीक है। और हीट में जो ऐसा यूनिट होती है बेटा वो होती है जूल, जूस नहीं जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वॉट। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जो हमारे घरों में बिजली दौड़ रही है, हम क्या कहते हैं? कितनी यूनिट आई है, तो उसका मतलब क्या है वो आज आप समझोगे। 1 kWh का मतलब ही क्या होता है बेटा? यूनिट। क्या होता है? यूनिट। अब इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं किस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो 1 किलोवाट को जब आप कन्वर्ट करोगे तो 1000 वॉट। क्लियर है? और जब घंटे को आप सेकंड में बदलोगे तो 3600 सेकंड। आ रही है बात समझ में?
अच्छा तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं 5 10⁵ लिख दूं, है ना, बात वही है, लेकिन मैं क्या करता हूं पॉइंट यहां लगा देता हूं 3.6 में, तो ये 10⁶ हो जाएगा वॉट सेकंड। आ गई बात समझ में। तो 1 किलो वॉट आवर की जो वैल्यू होती है वो इतनी होती है। आ रही है बात समझ में अच्छे से, क्लियर हो गई। तो आप वॉट सेकंड को क्या लिख सकते हो बेटा, जूल भी लिख सकते हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो यहां पर जो ओवरव्यू है इस चैप्टर का वो यहीं खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको ओवरव्यू से जो जिन बच्चों ने जो है चैप्टर कर रखा होगा, अगर वो ये वीडियो देखते हैं तो उनको जो है पूरा चैप्टर जो है समझ में आ जाएगा कि क्या क्या है इस चैप्टर में। लेकिन अगर जिसको डिटेल में पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, तो मैं जो है इसकी वीडियो बनाता हूं और चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर यहां तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।